फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े फैसले की। रिको एमनेस्टी योजना अब 31 मार्च 2023 तक प्रभावी। निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए गहलोत सरकार का फैसला। 2022-23 के बजट में रिको एमनेस्टी स्कीम 2022 की घोषणा की गई है। ये स्कीम 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रही। अब छूट और रियायतों का लाभ 31 मार्च 2023 तक मिल सकेगा। तो अपने आप में बेहद अहम ये पूरा फैसला हो। तो प्रदेश में निवेश को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित भी है, तो वहीं इस मसले को लेकर लगातार वो नवाचार भी कर रहे हैं। रिको एमनेस्टी योजना अब 31 मार्च 2023 तक प्रभावी होगी। निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए गहलोत सरकार का ये फैसला है। 2022-23 के बजट में रिको एमनेस्टी स्कीम 2022 की घोषणा की गई। यह स्कीम 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रही। अब छूट और रियायतों का लाभ 31 मार्च 2023 तक मिल सकेगा। तो ये अहम फैसला जिसकी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। रिको एमनेस्टी योजना अब 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए गहलोत सरकार का ये फैसला है। 2022-23 के बजट में रिको एमनेस्टी स्कीम 2022 की घोषणा की गई थी। ये स्कीम 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रही। अब छूट और रियायतों का लाभ 31 मार्च 2023 तक मिल सकेगा। तो छूट और रियायतों का लाभ 31 मार्च 2023 तक मिल सकेगा। बड़ा लाभ यहाँ पर निवेशकों को मिलेगा। तो प्रदेश में निवेश को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। तो प्रदेश में निवेश को लेकर के गहलोत सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवेश के लिए बेहतर माहौल को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि प्रदेश में निवेश के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रिको औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयों को विभिन्न प्रकार की दी जा रही है छूट या रियायतें दिए जाने की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कोविड के कारण औद्योगिक और उनसे जुड़ी इकाइयों को संबल प्रदान करने के लिए दी जा रही है ये छूट। विभिन्न इकाइयों प्रतिष्ठानों को छूटें प्रदान करने के लिए रिको एमनेस्टी स्कीम संचालित की जा रही है। बजट में रिको एमनेस्टी स्कीम 2022 की घोषणा की गई थी, जो कि दिनांक 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रही। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न छूट और रियायतों का लाभ 31 मार्च 2023 तक मिल सकेगा। योजना की अवधि बढ़ाए जाने से विभिन्न औद्योगिक संगठनों और नए निवेशकों के लिए मिल सकेगी राहत। राज्य में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। तो मुख्यमंत्री का लगातार यही प्रयास है कि राजस्थान में निवेश को बढ़ावा मिले। तो वहीं निवेश तो बढ़े ही, साथ ही निवेश के तौर पर यहाँ पर यह भी देखा जाए कि किस तरीके से रोजगार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। आम लोगों को रोजगार मिलता है, राजस्थानियों को रोजगार मिलता है, तो वहीं उद्योगियों को भी राहत मिले। और यही वजह कि इस स्कीम की जो समय सीमा है उसे बढ़ाया गया है, ताकि एक और तो निवेशकों को राहत मिले, तो वहीं दूसरी ओर औद्योगिक संगठनों को भी राहत मिले। अब बात करेंगे राजस्थान में हाल पावर प्लांट। तो प्रदेश में बढ़ती बिजली की डिमांड के बीच कोल क्राइसिस का गणित आपको बताते हैं। राजस्थान में बड़े बिजली घरों में सिर्फ 1 से 4 दिन का कोयला शेष रह गया। कोटा थर्मल में 4 दिन, सूरतगढ़ थर्मल में 2 दिन का कोयला शेष है। इसके अलावा छबड़ा में 3 दिन, छबड़ा सुपर क्रिटिकल में 3 दिन, कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 1 दिन का बचा है कोयला। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में 8 दिन का कोयला शेष है। असामान्य स्टॉक ने बढ़ाई ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की चिंता। ऐसे हालात के बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के दौरे से काफी उम्मीदें हैं। राजधानी में कोल इंडिया RVUNL के MOU कार्यक्रम में शामिल होंगे जोशी। इस दौरान राजस्थान के कोल क्राइसिस के मुद्दे पर भी हो सकता है मंथन। तो लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है, इसकी वजह से कई चिंताएं हैं, आम लोगों को भी चिंता है। तो वहीं आला अधिकारी भी वर्तमान हालातों की वजह से चिंता में है, क्योंकि हाल पावर प्लांट की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो प्रदेश में बिजली की जो डिमांड बढ़ रही है, उसके बीच कोल क्राइसिस का गणित भी सामने आ रहा है। राजस्थान में बड़े बिजली घरों में सिर्फ 1 से 4 दिन का कोयला बचा है। कोटा थर्मल में 4 दिन का कोयला बचा है, तो वहीं सूरतगढ़ थर्मल में 2 दिन का कोयला बाकी है। इसके अलावा छबड़ा में 3 दिन, छबड़ा सुपर क्रिटिकल में 3 दिन,
कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 1 दिन का कोयला बचा है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में 8 दिन का कोयला शेष है। असामान्य स्टॉक ने बढ़ाई है ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की चिंता। ऐसे हालात के बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के दौरे से काफी उम्मीदें हैं। राजधानी में कोल इंडिया RVUNL के MOU कार्यक्रम में शामिल होंगे जोशी। इस दौरान राजस्थान के कोल क्राइसिस के मुद्दे पर भी हो सकता है मंथन। केंद्रीय कोयला मंत्री से मरुधरा को उम्मीदें बढ़ी हैं। कोल क्राइसिस के बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का जयपुर दौरा। सोलर पार्क को लेकर कोल इंडिया RVUNL के बीच होना है MOU। निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे शामिल। इस दौरान राजस्थान की कोयला किल्लत को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा संभव है। दरअसल PEKB कोल खदानों में खनन शुरू नहीं होने से है दिक्कतें। प्रदेश के बिजली घरों को नहीं मिल रहा है पर्याप्त जरूरत के हिसाब से कोयला। हालांकि ब्रिज लिंकेज से कुछ कोयला उपलब्ध हो रहा है, लेकिन इसमें क्वालिटी की दिक्कत है। ऐसे में NCL, SECL एवं MCL से ही आपूर्ति बढ़ाने पर रहेगा फोकस। तो प्रहलाद जोशी से अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एक और तो जहां राजस्थान में कोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बिजली का संकट भी पैदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जब केंद्रीय कोयला मंत्री मरुधरा के दौरे पर रहेंगे तो ऐसे में उम्मीदें जगना भी लाजमी है। कोल क्राइसिस के बीच वो आ रहे हैं, तो सोलर पार्क को लेकर कोल इंडिया RVUNL के बीच MOU होना है। निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। इस दौरान राजस्थान की कोयले की दिक्कत को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जब दोनों की मौजूदगी होगी तो उस दौरान कोयले के संकट को लेकर के चर्चा संभव है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि राजस्थान के हित को ध्यान में रखते हुए प्रहलाद जोशी कोई अहम फैसला ले और साथ ही यहाँ पर जो लोगों की उम्मीदें हैं उस पर वो खरा उतरे। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनता राजस्थान। अब सोलर पार्क सेक्टर में कदम रखेगा राजस्थान। उत्पादन निगम राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम कल करेगा महत्वपूर्ण MOU। बीकानेर के पुगल में प्रस्तावित 2000 मेगावाट का सोलर पार्क 810 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना खुद उत्पादन निगम लगाएगा, जबकि 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना के लिए हो रहा है MOU। 1190 मेगावाट क्षमता के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से किया जा रहा है MOU। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में यह MOU होगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर एस सावंत, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के CMD RK शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इन्हीं की मौजूदगी में बड़ा कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा। अब प्रदेश में माइनर मिनरल का खनन हुआ आसान। माइंस का रजिस्ट्रेशन बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस EC के हो सकेगा खनन, लेकिन माइनिंग वर्क EC मिलने के बाद ही होगा शुरू। पट्टा होल्डर्स को पट्टों के लिए 3 महीने में एक बार ऑनलाइन रिटर्न करना होगा फाइल। सरकार के इस फैसले से माइंस लीज होल्डर्स को होगा बड़ा फायदा। MMCR संशोधन से खनिजों की साइंटिफिक और इको फ्रेंडली तरीके से हो सकेगी माइनिंग। माइनर मिनरल के खनन से प्रदेश की इकोनॉमी होगी स्पीड अप। तो निश्चित तौर पर लगातार ये प्रयास किए भी जा रहे हैं कि राजस्थान में किस तरीके से निवेश को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से आम लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर अब ये भी बात सामने आ रही है कि अब प्रदेश में माइनर मिनरल का खनन आसान हो गया है। माइंस का रजिस्ट्रेशन बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के हो सकेगा खनन, लेकिन माइनिंग वर्क EC मिलने के बाद ही होगा शुरू। पट्टा होल्डर्स को पट्टों के लिए 3 महीने में एक बार ऑनलाइन रिटर्न करना होगा फाइल। सरकार के इस फैसले से माइंस लीज होल्डर्स को बड़ा फायदा होगा। MMCR संशोधन से खनिजों की साइंटिफिक और इको फ्रेंडली तरीके से हो सकेगी माइनिंग। माइनर मिनरल के खनन से प्रदेश की इकोनॉमी होगी स्पीड अप। खनिज प्लॉट्स नीलामी के लिए ओडिशा की खनन तकनीक का अध्ययन। ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने फाइल पर दिए हैं आदेश। मिनरल्स की नीलामी करके बेहतर राजस्व इकट्ठा करने में ओडिशा देश भर में अव्वल है। खनिज खोज और नीलामी में बेहतर प्रदर्शन के लिए पिछले दिनों राजस्थान को मिला राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार। वर्ष 2021-22 में 6,395 करोड़ 15 लाख रुपए का राजस्व इकट्ठा करके बनाया रिकॉर्ड। इसी तरह 10,000 हेक्टेयर के लगभग 422 माइनर मिनरल्स प्लॉट नीलामी से मिले 224 करोड़ 28 लाख रुपए। तो वहीं 1732 करोड़ के माइनर मिनरल ब्लॉक के
ईआरसीसी ठेके एक्टिव। 19 जिलों में माइनिंग प्लॉट्स से 50,000 से ज्यादा लोगों को मिल सकेगा रोजगार। तो माइनिंग के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं खनिज प्लॉट्स नीलामी के लिए ओडिशा की खनन तकनीक का अध्ययन भी किया जा रहा है, ताकि जो वहां पर तकनीक अपनाई गई जिसके माध्यम से वहां पर बेहतर परिणाम सामने आए, तो ऐसी ही तकनीक राजस्थान में भी अपनाई जाए ताकि यहां पर भी बेहतर परिणाम सामने आए। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने फाइल पर आदेश जारी किए हैं। तो वहीं मिनरल्स की नीलामी करके बेहतर राजस्व इकट्ठा करने में ओडिशा देश भर में अव्वल है। खनिज खोज और नीलामी में बेहतर प्रदर्शन के लिए पिछले दिनों राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला। वर्ष 2021-22 में 6,395 करोड़ 15 लाख रुपए का राजस्व इकट्ठा करके बनाया रिकॉर्ड। इसी तरह लगभग 10,000 हेक्टेयर के 422 माइनर मिनरल प्लॉट नीलामी से मिले 224 करोड़ 28 लाख 1732 करोड़ के माइनर मिनरल ब्लॉक की ईआरसीसी ठेके एक्टिव। 19 जिलों में माइनिंग प्लॉट से 50,000 से ज्यादा लोगों को मिल सकेगा रोजगार। सड़क विकास में अग्रिम राज्यों में शुमार हुआ राजस्थान। गत 3.5 सालों में 42,384 किलोमीटर के सड़क प्रोजेक्ट शुरू। कुल 10,546 नवीन स्वीकृतियां, 25,395 करोड़ के प्रोजेक्ट। अभी तक सड़क प्रोजेक्ट्स पर 21,449 करोड़ रुपए व्यय। कुल 49,103 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास कार्य पूर्ण हुआ है। तो ये तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो ये बयां कर रही है कि सड़क विकास में किस तरीके से अग्रिम राज्यों में राजस्थान शुमार हुआ है। गत 3.5 सालों में 42,384 किलोमीटर के सड़क प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। कुल 10,546 नवीन स्वीकृतियां दी गई है, तो वहीं 25,395 करोड़ के प्रोजेक्ट। अभी तक सड़क प्रोजेक्ट्स पर 21,449 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। कुल 49,103 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास कार्य पूर्ण हुआ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों की, जो स्थगित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को करने वाले थे लोकार्पण शिलान्यास। वर्चुअल माध्यम से 4 कॉलेजों का लोकार्पण और 5 कॉलेजों का प्रस्तावित था शिलान्यास। श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर के मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण, जबकि बूंदी, बारां, करौली, सवाई माधोपुर और झुंझुनू के मेडिकल कॉलेजों का प्रस्तावित था शिलान्यास। लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिले कार्यक्रम स्थगित करने के निर्देश। धरती के भगवान की कैसी हड़ताल, रेजिडेंट के अड़ियल रवैये से बढ़ रहा मरीजों का दर्द। सरकार के सकारात्मक प्रयासों के बावजूद रेजिडेंट की हड़ताल जारी है। प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालदिया की अध्यक्षता में कल हुई थी वार्ता में रेजिडेंट्स के अधिकांश मांगों पर बनती दिख रही थी सहमति, लेकिन बॉन्ड की राशि को लेकर दोनों पक्षों में नहीं बन पाई एक राय। रेजिडेंट्स 2 साल के बॉन्ड की राशि 25 लाख रुपए से कम करके 5 लाख रुपए करने पर अड़े, जिसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किसी भी स्तर पर नहीं माना लॉजिकल। ऐसे में एक बार फिर से विफल साबित हुई रेजिडेंट के साथ ये वार्ता। इधर रेजिडेंट्स हड़ताल का अस्पतालों में भी देखा जा रहा है साइड इफेक्ट। एसएमएस समेत सभी अस्पतालों में ओपीडी से लेकर आईपीडी तक सेवाएं प्रभावित हो रही है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला। दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चे को नौकरी देने से नहीं किया जा सकता इनकार। सिंचाई विभाग में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण। कर्मचारी की दूसरी पत्नी ने 8 अप्रैल 2022 को नियुक्ति के लिए किया था आवेदन। 7 जून 2003 को वैधानिक रूप से पत्नी नहीं होने पर आवेदन किया खारिज। चंद्रा देवी ने राज्य सरकार के खिलाफ 2004 में दायर की याचिका। 10 साल बाद 6 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट ने याचिका का किया निस्तारण। चंद्रा देवी के ओवर एज होने पर पुत्र जतिन को नियुक्ति देने के लिए आदेश दिए हैं। पुत्र जतिन के आवेदन पर 15 जून 2017 को उसका भी आवेदन हुआ खारिज। पीड़ित परिवार ने विभाग के फैसले को दी हाईकोर्ट में चुनौती। न्यायाधीश कुलदीप माथुर की बेंच ने आवेदक को किया योग्य घोषित। जतिन को 3 महीने के अंदर नियुक्ति प्रदान करने के दिया आदेश। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।